जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों अ, पाकिस्तान के अंदर तो ज़ाहिर बात है एक सियासी तनाव अभी तक मौजूद है। लेकिन अगर भारत का आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे जाएँगे, तो आप देखेंगे कि कितने ज़्यादा जो है वो विज़िट्स हो रहे हैं इंडिया के अंदर। इंडिया-थाईलैंड का फ़ॉरेन ऑफ़िस कंसल्टेशन चल रही है। यूरोपियन कमीशन के जो प्रेज़िडेंट हैं, वो इंडिया आए हैं। उसके बाद मॉरिशस के प्रेसिडेंट आए हैं, यूके के प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं। एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है जो कि इंडिया के अंदर हो रही है और जो कि ज़ाहिर बात है एक जैसे दैट शोज़ दैट हाउ इंडिया इज़ गेटिंग रेलेवेंट ग्लोबली। अच्छा, अब एक पॉलिसी पेपर इंडिया और यूके ने जारी किया जो कि बेसिकली प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो हैं इंग्लैंड के, उनकी आमद पे उन्होंने जारी किया और उसमें जो टाइटल है उस पेपर का या उस जॉइंट स्टेटमेंट का वो ये है कि जी टुवर्ड्स शेयर्ड सिक्योरिटी, ठीक है जी? और शेयर्ड सिक्योरिटी से मुराद अगर मैं लूँ, तो आज के ज़माने में जो सिक्योरिटी है दैट इज़ नॉट जस्ट डिफेंस, ठीक है जी? और दैट इज़ आल्सो इकोनॉमिक सिक्योरिटी, दैट इज़ आल्सो सोसाइटल सिक्योरिटी। तो ये बेसिकली टुवर्ड्स शेयर्ड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि सिक्योरिटी जो है इंडिया और यूके वो कह रहे हैं हमने शेयर्ड सिक्योरिटी की बात करते हैं। जैसे चाइना जो है वो शेयर्ड डेस्टिनी की बात करता है। ख़ैर ये जो शेयर्ड सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रू नेशनल रेज़िलियंस, अब ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका क्या ताल्लुक बनता है इस टाइटल का कि शेयर्ड सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रू नेशनल रेज़िलियंस। इट मीन्स जो मुझे समझ आती है वो ये है कि भारत और बर्तानिया जो हैं वो दोनों इस बात पे बात कर रहे हैं कि दोनों मुल्क जो हैं वो इंडिपेंडेंट, सॉवरेन जो है वो हैं और इंडिपेंडेंटली एंड सॉवरेन इन अ सॉवरेन वे वो अपनी जो नेशनल रेज़िलियंस है वो एस्टेब्लिश करेंगे। एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करेंगे और एक दूसरे के साथ भी खड़े होंगे और एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर भी नहीं करेंगे और अपनी जो नेशनल रेज़िलियंस है वो एस्टेब्लिश करेंगे। सो एक देखें कि एक वो मुल्क जिसने इन इंडिया के ऊपर कितने 100 साल हुकूमत की, आज वो ये कह रहा है नेशनल रेज़िलियंस, यानी कि इंडियन नेशनल रेज़िलियंस एंड बरतानवी नेशनल रेज़िलियंस एट पार आ गई है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट है इसको समझने के लिए। अगर आप इस नेशनल रेज़िलियंस को इसको प्रॉपर्ली स्टडी करें तो ये बड़ा लंबा जो है वो जाता है। ख़ैर एनी हाउ ये बड़ी लंबी ज़ाहिर बात है, इन्होंने बड़े सारे पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए हुए हैं। वो 35-40 ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इन्होंने इस पेपर में हैं, जो मैं चाहता हूँ अगर आपको मौका मिले तो आप भी इसको स्टडी कर सकते हैं। ये यूके की जो यूके बरतानवी हुकूमत ने ये पेपर जो है वो जारी किया है। अब इस विज़िट में बड़ी सारी बातें भी हो रही हैं जी कि वो इंडिया के अंदर बुलडोज़र्स का इस्तेमाल हुआ और बोरिस जॉनसन उस पे बैठे हैं। ख़ैर ये साइडलाइन्स पे मीडिया को वो चलता रहता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं वो डिस्कस करूँगा। अ और मेरा ख़्याल है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो यही थी कि जी इंग्लैंड कहता है जी कि इंडिया बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और हमारा इनके साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो कि बेसिकली डेमोक्रेसी, फ्रीडम के ऊपर और मल्टीलैटरलिज़्म के ऊपर और रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, यानी कि इंटरनेशनल लॉ को वो बड़ी अहमियत देते हैं और वो कहते हैं जनाब कि ये जो 75 साल का जो ताल्लुक है इसको हम रूल्स की बेस के ऊपर चलाएँगे और इस तरह की यानी कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर होगा, यानी कि जो इंटरनेशनल लॉ की वैल्यू होगी, इस तरह की चीज़ों की बात कर रहे हैं। ख़ैर एनी हाउ इससे पहले आपको पता है कि कोविड के दौरान वर्चुअल समिट्स भी होती रहीं, उसकी बात भी उन्होंने काफ़ी की और एक दूसरे में इन्होंने टारगेट सेट किए हुए हैं, ठीक है जी? और जिसे वो कहते हैं कि वो जो बायलैटरल रिलेशन है उसके लिए वो विज़न 2047 सोच रहे हैं। अब आप इमेजिन करें, एक तो जो रोड मैप 2030 रोड मैप है इंडिया का, एक तो उसकी बात है, जो कि ज़ाहिर बात है और आपको मैंने पहले कई दफ़ा बता चुका हूँ कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने भी कोशिश की थी कि विज़न जो है वो जिस तरह इंग्लैंड ने इंडिया के साथ जो एंगेज कर रहा है विज़न 2030 या रोड मैप 2030 तो पाकिस्तान के साथ भी इस तरह की कुछ चीज़ जो है, वो की जाए लेकिन बरतानिया ने उसके ऊपर जो है वो एग्री नहीं किया था। सो फॉरगेट 2030 दे आर टॉकिंग ऑफ 2047 की बात कर रहे हैं। ख़ैर एनी हाउ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ज़ाहिर बात है ट्रेड की बात कही है, ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी और जो इनका जो
वो चाहते हैं कि हमारी जो ट्रेड है वो 2030 तक डबल हो जाए और जो एक रोड मैप प्रॉपर इन्होंने एस्टैब्लिश किया हुआ है, जिसको बोलते हैं एनहांस्ड ट्रेड पार्टनरशिप के हवाले से और इसके ऊपर उन्होंने जो है वो काफ़ी जो काम भी किया ताकि मार्केट एक्सेस हो सके एक दूसरे की मार्केट्स तक एक्सेस हो सके, म्यूचुअल रिकॉग्निशन हो सके और अब आप इमेजिन कर लें कि एक दूसरे को ये म्यूचुअली देखिए वैसे तो इंडिया एक सॉवरेन मुल्क है लेकिन इंडिया के लिए ये गेन बहुत ज़्यादा है। वो गेन इस तरह आता है कि मिसाल के तौर पे कि जी इंडिया जो है उसने बरतानिया से आज़ादी हासिल की और आज वो बरतानिया को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे लेके आता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, इसको एक और पैराए में मेरा ख़्याल है देखना चाहिए। हम बरतानिया को वो नहीं कर सके पाकिस्तान। मैं बार-बार पाकिस्तान का ज़िक्र इसलिए करता हूँ ताकि हमें इस चीज़ का एहसास हो सके कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के क्या डिविडेंड्स होते हैं। हमें इस बात का पता चले कि जब डेमोक्रेटिक ट्रांज़िशन नहीं होने दी जाती, जब डेमोक्रेसी नहीं रहती, जब पॉलिटिकल पार्टीज़ इमैच्योरली बिहेव करती हैं और जब अवाम की राय की इज़्ज़त नहीं की जाती, जब मीडिया मैनेज किया जाता है और आर्टिफ़िशियली चीज़ें चलाई जाती हैं, तो फिर आप उस तरह आज़ाद नहीं रह सकते, जिस तरह इंडिया में आजकल इमरान खान साहब भारत का वैसे ही बहुत ज़िक्र कर रहे हैं और मज़े की बात है कि इमरान खान साहब भारत का ज़िक्र कर सकते हैं। अगर कोई ऑपोज़िशन जमात करती है और कहती है कि इंडिया में इतने अच्छे हालात हैं, उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी आज़ाद है, तो फटाफट उसको गद्दार जो है वो कर लेकिन इमरान खान साहब क्योंकि बड़े प्रो एस्टैब्लिशमेंट रहे हैं और उनको समझा जाता रहा है कि वो जो एस्टैब्लिशमेंट का ही हिस्सा है, तो वो उनकी खैर है, वो कर सकते हैं जो मर्ज़ी करें। खैर एनी हाउ मूविंग फॉरवर्ड अब ये जो ज़ाहिर बात है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से काफ़ी काम हुआ और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इसको लॉन्च किया गया और उन्होंने कहा जी कि हम ये जनवरी 22 से ही और इसके ऊपर काफ़ी प्रोग्रेस हुई। लेकिन इसमें ज़ाहिर बात है एक इनका था इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग है। तो मल्टीपल डायलॉग चल रहे हैं इनके आप देखें और कोविड-19 के हवाले से, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हवाले से। अब ये जो क्लाइमेट फाइनेंस है जिसमें नरेंद्र मोदी ने 2070 का आई थिंक 2060 का इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2070 आई थिंक का एक पैकेज दिया हुआ है कि जी उस वक़्त हम हर चीज़ जो है वो अपने क्लाइमेट को मैनेज कर लेंगे और हम जो है वो कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएँगे रिन्यूएबल एनर्जी पे एंड सो फॉर्थ वो एक चीज़ें हैं। और वो कह रहे हैं जी कि हम अपना कोऑपरेशन जो है वो इन चीज़ों पे फाइनेंशियल सर्विसेज़, बैंकिंग, इंश्योरेंस ग्रीन बॉन्ड्स इस तरह के जो कैपिटल मार्केट के जो है, इसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। और ये एक ज़ाहिर बात है एक इम्पोर्टेंट चीज़ तो है ही है और जिसे आप कह लें कि इंग्लैंड और इंडिया इस पर बड़ा काम कर रहे हैं और अभी सुनने में आ रहा था कि जो इस पेपर में भी है कि यूके ने कमिटमेंट शो की है कि वो पब्लिक फाइनेंस करेंगे तकरीबन 1 बिलियन यूएस डॉलर थ्रू ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो है और यूके का जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो क्लाइमेट के ऊपर भी काफ़ी पैसा लगाएगा 2022 से लेके 2026 तक। अब ये जो बातें हैं मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान के तो अगर इंडिया इंग्लैंड के साथ डायलॉग भी हो तो ये स्कीम ऑफ वर्क ही नहीं होगी। सो इस इधर मैं जाके बात करता हूँ कि कम्युनिकेशन की बात करता हूँ कि हमारी वो कैपेसिटी के प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए मैं बात करता हूँ कि हमारी कैपेसिटी की प्रॉब्लम है और इसको लोग मानते नहीं हैं। लोग कहते हैं नहीं साडी बेइज्जती हो जाती पता नहीं की हो जाता है। लेकिन वी रियली हैव टू अंडरस्टैंड वी हैव अ कैपेसिटी प्रॉब्लम और इसी तरह नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसी तरह यूके का एक फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मोबिलाइज़ेशन कर रहा है पैसे की इंडिया के अंदर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंडिया के अंदर लगाने के लिए। और जिसको आप ये कह लें कि ये एक बड़े पैमाने पे जो है वो और जो है वो यूके गारंटी दे रहा है कि वो $1 बिलियन की वर्ल्ड बैंक से भी इंडिया को फाइनेंसिंग लेके देंगे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में। अच्छा मज़े की बात है हमने भी दुनिया को कहा कि जी हमें भी जो है ना वो हम इतने पौधे लगाएँगे, हम इतना कुछ करेंगे, हमारे कर्ज़े-शर्ज़े माफ़ कर दें, उन्होंने हमें लिफ्ट ही नहीं कराई। इट मीन्स दैट देयर वाज़ अ रियल प्रॉब्लम इन क्योंकि वो इंडिया के अंदर इंडस्ट्री लगी हुई है, तो वो अपनी उसको ट्रांसफ़ॉर्म करने की कैपेसिटी रखते हैं, हम नहीं रखते। अब सिर्फ़ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर $425 मिलियन जो है वो यूके का फॉरेन ऑफिस एंड डेवलपमेंट ऑफिस लगा देता है। 2022 से लेके 2026 तक क्लाइमेट के रिलेटेड जो है वो एक बड़े वो $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वो इसमें भी कर रहे हैं। फिर $1 बिलियन वो वर्ल्ड बैंक से भी लेके दे रहे हैं। तो मुझे ये बताएँ कि वेयर डज़ पाकिस्तान स्टैंड? कैन वी हैव दैट काइंड ऑफ अ डायलॉग जो हम 2030 की बात करते हैं? सो हमारा प्रॉब्लम तो है दैट इज़ जो वो है कि हमारी तो आजकल पाकिस्तान में बिजली जानी शुरू हो गई है। हमारे पास तो मेजर नीड ही नहीं है। मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इवन इन चीज़ों के लिए। ख़ैर ये इस पे मैं बड़ी लंबी डिटेल में बात कर सकता हूँ।
न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से दोनों ममालिक ने काफ़ी जो है वो जॉइंट पार्टनरशिप की है और इसको आगे वो लेके जाना चाहते हैं। इवन कि स्पेस के ऊपर कंसल्टेशंस हुई है और स्पेस ट्रेड के हवाले से और कमर्शियल इनिशिएटिव्स इस फील्ड में भी जो है वो उसको वो लेके जाएँगे और डिफेंस एंड सिक्योरिटी में इन्होंने बात की। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पे कि इंडिया जिस मुल्क के साथ भी बैठा है, उसने उस मुल्क को ये कहा है कि देखिए जी पाकिस्तान जो है वो उसको उसका नाम लिया है कि जी पाकिस्तान के अंदर हुआ है और इसमें जो है वो उस तरह जो है वो उन्होंने जो ज़िक्र तो नहीं उस तरह ज़िक्र नहीं किया, लेकिन नाम उन्होंने मुंबई एंड पठानकोट अटैक का किया है और ये ज़ाहिर बात है एक जिसे इंडिया ने वो जिसे कहते हैं ना वो ले आया उसको। पाकिस्तान का नाम इंग्लैंड की जो पेपर में नहीं आया और मैंने उसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश की कि इसमें कहीं पे उन्होंने पाकिस्तान का ज़िक्र किया कि नहीं किया। उन्होंने ये कहा जनाब कि जो टेररिस्ट अटैक्स इंडिया में हुए और यूके में हुए इंक्लूडिंग मुंबई एंड पठानकोट अटैक। सो वो ज़ाहिर बात है रेफ़रेंस पाकिस्तान का ही उसमें आता है, नाम उन्होंने नहीं लिया। और इससे पहले उन्होंने जब यूके यूएस इंडिया का 2+2 हुआ, तो उसमें भी जो था वो आया था, पाकिस्तान का सीधा-सीधा नाम लिया। इस तरह जो है और लेकिन इंग्लैंड को क्योंकि हमारा थोड़ा बहुत इंग्लैंड से ताल्लुक है रहा है, अमेरिका के साथ तो बिल्कुल ही हालात ख़राब हो गए, तो मेरा नहीं ख़्याल ब्रिटेन जो थे वो उस चीज़ों को करना चाह रहे थे। इसी तरह जापान के साथ जब इंग्लैंड हुआ एक जॉइंट हुआ तो उसमें भी उन्होंने ज़िक्र किया। सो मेरा ख़्याल ये है कि इंडिया ने बहुत हद तक तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस कर लिया है। इसमें जो क्या उसे बोलते हैं क्या नाम है नाम नहीं लिया लेकिन तनकीद बरतानिया से उन्होंने सारी करवा ली है। जो कि ज़ाहिर बात है मैं समझता हूँ कि एक उनकी बड़ी कामयाबी है इंडिया की। इसके साथ-साथ जो अगर आप देखें कि उन्होंने कहा है जी कि हम अब काउंटर टेररिज़्म के ऊपर ग्रुप्स बनाएँगे, सो एंड सो एक्सट्रीमिज़्म पे, टेररिज़्म पे और अब तो मेरे ख़्याल से इतनी ज़्यादा पाकिस्तान पे क्योंकि अगर अमेरिका, इंडिया बात करेंगे तो पाकिस्तान का मीडिया पिक करता है, देखो जी अमेरिका ने सानू कह दिता है। जापान करे, इंग्लैंड करे तो मेरा नहीं ख्याल कोई बात भी करेगा। मैंने पाकिस्तान मीडिया में देखा ही नहीं कि इंग्लैंड जो है उसने पाकिस्तान के बारे में ये कहा है जी कि मुंबई अटैक हुए, पठानकोट हुए। तो ये चीज़ें जो हैं वो और वही चीज़ें ब नाम लिए बगैर उन्होंने सारी बातें कर दी हैं। उन्होंने कहा जी कि हम तमाम ममालिक को कहते हैं जी कि टेररिस्ट सेफ हेवन्स जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अ, उसको ख़त्म किया जाए और टेररिस्ट अटैक्स जो इंडिया में हुए हैं और यूके में हुए हैं। हालाँकि ये देखा जाए कि टेरर अटैक्स तो पाकिस्तान में भी हुए हैं, लेकिन यूके वो क्यों डिस्कस नहीं करता? ज़ाहिर बात है यूके का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इंडिया का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है यूके के ऊपर और वो किस तरह जो है वो इस तरह से जान छूट सकती है। ये रिसेंटली अगर आप देखें इंटरनेशनल कम्युनिटी ये तो कहती रही है कि जी पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के हवाले से जो हो या अल-कायदा या दाइश के हवाले से पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और बड़ा काम किया है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ये भी कहती है कि व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड व्हेन इट कम्स टू द टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस जिनको वो टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस वो उस तरह कोट अनकोट कहते हैं, वो जो कश्मीर के हवाले से उसमें पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। गो के आफा सईद को सज़ा दी गई है, उसको जेल कर दी है 30 इयर्स प्लस उसको जेल कर दी है। लेकिन इवन देन द वर्ल्ड डज़न्ट रिकॉग्नाइज़ दिस और इंडिया का कंटीन्यूअसली वो मुंबई और वो सारी चीज़ें। सो इसलिए मैं कह रहा था कि जो रिसेंटली पाकिस्तान के नए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो खत लिखा था प्राइम मिनिस्टर मोदी को, उस खत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक़्त फाइनेंशियली बड़ी डिफ़िकल्ट कंडीशन में है। तो आज अगर हम पाकिस्तान से बात करते हैं, तो वो कारोबार पाकिस्तान तो कारोबार की बात करेगा, ट्रेड की बात करेगा, मामलात खुलेंगे। सो जितनी ज़्यादा नॉर्मलाइज़ेशन इंडिया और पाकिस्तान की होगी, उतनी ज़्यादा पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी या पाकिस्तान की इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आएगी। सो इट्स बेटर कि आप पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालते रहें। कि हम काम करना चाहते हैं, देखें जी हमने तो दुनिया के हर मुल्क को कह दिया जी कि देखें अब ये जो मैं आपको जिस पेपर की बात कर रहा हूँ, ये यूके की गवर्नमेंट ये पेपर जारी किया है। लेकिन वो इंडिया की सेंसिटिविटी को इतना इसको केयर कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी ठीक है क्योंकि इंडिया ने हमें कहा है तो हमने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि जी वो दहशतगर्दी के हवाले से जब वो बात करनी है। अब इस पे आगे आ जाएँ तो इंडिया जो है वो क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी पे बड़ी बात की है।
जिसमें वो ज़ाहिर बात है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसमें इंडिया की वो जो इंटरनेशनल लीडरशिप है उसका ज़िक्र हुआ, फिर कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रेज़िलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीन इंडस्ट्री ट्रांज़िशन और इन चीज़ों पे। मैंने तो कभी पाकिस्तान के अंदर ये अल्फ़ाज़ भी अपने किसी क्लाइमेट मिनिस्टर से नहीं सुने और कभी हमें इन चीज़ों का एहसास नहीं हुआ कि शायद पाकिस्तान ये काम कर रहा है। गो के इंडिया की भी ज़ाहिर बात है उसमें नहीं होगा लेकिन जो क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंडिया को दे रहे हैं और इंडिया जिस तरह ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बिल्ड कर रहा है, तो एक एक बेसिकली वो देखिए ना इंग्लैंड को मानना पड़ा कि इंटरनेशनल लीडरशिप ऑन आईएस है और हमारे पास क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है तो हम पौधों में चले गए बिलियन ट्री सुनामी और इन चीज़ों में। अब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट तो है, ये नहीं कि पौधों की वैल्यू नहीं है और ये चीज़ें नहीं हैं और लेकिन फिर भी जिसे आप कह लें कि इंडिया को वो अहमियत दे रहे हैं इस हवाले से और मानते हैं कि इंडिया काम कर सकता है या काम कर रहा है। इसी तरह उन्होंने हेल्थ के हवाले से जो है वो इंडिया के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बड़ी कहा जी कि आपने वो जो वैक्सीन्स वगैरह डेवलप की और और देन ऑब्वियसली जिसे वो कहते हैं कि एक बड़ा 1.5 करोड़ से ज़्यादा इंडियंस जो हैं वो यूके में रहते हैं और ये बहुत बड़ा डियास्पोरा है इस वक़्त मैं समझूँ और जिसे आप कह लें कि इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एक एक पूरा प्लान उन्होंने तैयार किया हुआ है। अब आप देखें कि वो ताकि उसमें इल्लीगल माइग्रेशन और इन चीज़ों को भी डिस्करेज किया जा रहा है कि वो ना हो। ख़ैर एनी हाउ ये तो इंडिया यूके जो है वो अपनी इस तरह की चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। उन्होंने किसी हद तक इंडिया को जो ये भी मना लिया है कि जनाब जो यूक्रेन के हवाले से भी उन्होंने बयान वगैरह दिलवा लिए हैं कि जी जो स्ट्रॉन्ग कंसर्न शो करते हैं मोदी और जॉनसन फॉर यूक्रेन और मेरा ख़्याल है कि वो काम जो जॉनसन इंडिया से और जिन्हें पंजाबी कहते हैं ना पोले-पोले करा सकते हैं, वो अमेरिकन्स नहीं करा सकते बिकॉज़ अमेरिका ज़्यादातर हर चीज़ में पॉलिटिसाइज़्ड है। तो ये चीज़ें तो हैं जिनको मेरा ख़्याल है वो करेंगे। लेकिन देखिए पाकिस्तान अगर इस पूरी स्टेटमेंट में ज़ाहिर बात है मेरे लिए जो पॉइंट ऑफ कंसर्न था, तो वो एक तो इन्होंने क्या किया लेकिन इन्होंने पाकिस्तान का ज़िक्र किया और पाकिस्तान का ज़िक्र जो है वो यूके ने किस तरह किया? पाकिस्तान का ज़िक्र उन्होंने किया जनाब कि ये जो पठानकोट है और ये जो है ये मसले ख़त्म करें और इन्होंने ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को उस हवाले से बावर कराया है कि भाई ये चीज़ें अगर बंद ना हुई तो हमारे लिए मसाइल आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। गो के वो इंडिया को खुश करने के लिए उसमें डाल तो लेंगे लेकिन टेक्निकली बड़े ब्रिटानिया हो या कोई मुल्क हो वो उस तरह प्रेशराइज़ नहीं कर सकते या कोई पेनलाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ याद रखें जब 2019 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर के कहने पे पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, तो उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो है वो कंडेम नहीं किया था। और इसके ऊपर मैं बड़ा बोला था कि मैंने कहा अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी कंडेम नहीं करती इसको, तो दैट मेक्स द केस कि भई आइंदा भी वो जो काम करेंगे वो इंटरनेशनल कम्युनिटी कहेगी कोई मसला नहीं, खैर है, वो जो कर रहे हैं ये उनका हक है, दैट इज़ देयर राइट टू फॉलो जिसको वो हॉट परस्यूट कहेंगे या वो जो भी नाम देते हैं वो एक और चीज़ है। सो मेरा ख़्याल है ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। इंडिया यूके को ये नहीं कहती कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया लेकिन तनकीद बाकी उन्होंने जो है वो टका के जो है वो पाकिस्तान के बारे में की है। बाकी जो मैंने आपको बताया कि उनकी जॉइंट पार्टनरशिप जो है वो तो देखिए अब वो इंडिया लगता ही नहीं है कि जनाब एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री किस तरह डायलॉग कर रहा है। तो इट मीन्स दैट देयर इज़ अ क्लियर कैपेसिटी इन अ कंट्री फॉर एंगेजिंग विद द ग्रेट ब्रिटेन और अब वो ज़माने गए कि जब बर्तानिया जो है वो टेलीफ़ोन किया करता था। यही वजह है कि किसी भी थर्ड पार्टी जो है वो इंडिया कहता है जी कि हम किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान से बात करने के लिए। ये ये चीज़ें हैं जिसको हम समझते भी हैं और मेरा ख़्याल है पाकिस्तान जो है वो समझ चुका है। और रिसेंटली शाह महमूद कुरैशी ने अपनी जो फाइनल स्पीच की थी पार्लियामेंट में उसमें ज़िक्र किया था कि जी हम अमेरिका से कहते हैं इंडिया से बात करो, कश्मीर पे कुछ करो, तो वो यही कह रहे हैं। मज़े की बात है पाकिस्तान 75 साल से यही कह रहा है। इंडिया इतना मज़बूत हो गया कि दुनिया पीछे हट गई, उन्होंने दुनिया को पीछे कर लिया, हम वहीं खड़े हुए थे, हम कमज़ोर से कमज़ोर होते गए। इसी वजह से तो हमारी बात नहीं सुनी गई। लेकिन हम इंटरनली एक-दूसरा हम अपने आप को नहीं देखेंगे क्योंकि हम इंटरनली पॉलिटिक्स ज़्यादा करते हैं। हमें हमारी तबाही का जो सबब है वो ये है कि सियासत और एक-दूसरे के साथ सियासत, अपने नेशनल इश्यूज़ के साथ ये सियासत जो हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज़ हैं उनके ऊपर सियासत, अदारों की सियासत, कंप्लीट कोलैप्स कर दिया है हमारी पॉलिटी ने और अदारों ने निज़ाम को बिकॉज़ एक अदारा दूसरे पे हावी होना चाह रहा है।
और ज़ाहिर बात है रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को वो अहमियत नहीं दी गई। एनी हाउ इट वाज़ एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट टू मॉनिटर एंड टू सी यूके की प्राइम मिनिस्टर की जो विज़िट है और उसको किस तरह जो है वो इंडिया को वो उन्होंने अपलिफ्ट किया और उसको वो किस तरह एंगेज कर रहे हैं। आप अगर ये जॉइंट पेपर पढ़ें तो देन यू विल कम टू नो कि किस लेवल पे जो है वो बात हो रही है। आप उसका सिर्फ टाइटल ही पढ़ लें, तो वो जो है वो नेशनल रेज़िलियंस एंड शेयर्ड सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी दैट गिव्स अ लॉट ऑफ सेंस। एनी हाउ यहाँ तक ही मैं इस बात को रखूँगा। और भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस हुए थे लेकिन मैंने कहा ये सीधा-सीधा मोटे-मोटे पॉइंट्स हैं, जो डिस्कस किए जाने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।